मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास, लेसन नंबर 8। बच्चों, लेसन का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। उसमें हम जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन जिसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरे प्रकार का होता है लैंगिक जनन। थोड़ा सा मैं फिर भी आपको याद दिलवा दूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। जनन जो है दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में बच्चों एक ही जीव के द्वारा नई संतति पैदा हो जाती हैं। अलैंगिक जनन पेड़ पौधों में भी पाया जाता है और पेड़ पौधों के साथ साथ ये कुछ सूक्ष्म श्रेणी के जो निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें भी पाया जाता है। जो निम्न श्रेणी के जीव हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ईस्ट है, ऐसे में अलैंगिक जनन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उसके साथ साथ पेड़ पौधों के अंदर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक रिप्रोडक्शन, क्योंकि इस प्रकार के जनन के द्वारा एक ही जीव संतति पैदा कर सकता है, संतानें पैदा कर सकता है। किंतु इसके साथ साथ कुछ जीव ऐसे हैं जो एकल जीव अर्थात अकेले जीव संतति पैदा नहीं कर सकते, उनके भी बारे में हमें चर्चा करनी होती है। देखिए, जैसे एकल बैल जिसकी संतान बछड़ा होती है वो अकेला पैदा नहीं कर सकता, और नहीं केवल एकल मुर्गा, एकल जो मुर्गी है उससे नई चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु, नई संतानें उत्पन्न करने हेतु मेल और फीमेल दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है, अर्थात मेल की भी आवश्यकता होती है और फीमेल की भी आवश्यकता होती है, तभी लैंगिक जनन हो सकता है। एकल जीवों में जो उच्च श्रेणी के जीव हैं वो एकल जीव किसी भी प्रकार से नई संतानें पैदा नहीं कर सकते। इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है? ठीक है, क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। तो अलैंगिक जनन के बारे में बच्चों आपको बता दिया गया था। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो लैंगिक जनन के बारे में ही चर्चा करेंगे कि लैंगिक जनन प्रणाली क्यों आवश्यक है। ठीक है, लैंगिक जनन प्रणाली क्यों आवश्यक है, इसके बारे में ही चर्चा करनी है। एक अल्पैतरक कोशिका में दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक होते हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो संतति कोशिकाएं हैं, पेरेंट्स की जो संतति कोशिकाएं बनने में जो डीएनए होता है उसका प्रतिरूप, अर्थात एक डीएनए से डिवाइड होकर, विभाजित होकर दो डीएनए बनना और उसके साथ साथ कोशिकीय संगठन, कोशिका के अंदर विभाजन होना, दोनों ही आवश्यक होता है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक की पूर्णतः यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समिष्ट में विभिन्नता का स्रोत हैं। जीव की प्रत्येक जाति विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज के समिष्ट में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि वंश को आगे चलाने के लिए, संतति को आगे चलाने के लिए ये सभी आवश्यक हैं। ये जनन आवश्यक है जिससे उस जीव का वंश चलता रहे और उसमें नई जातियां उत्पन्न होती रहें। अन्यथा जो जीव इस प्रकार का जनन नहीं करते उनकी जाति स्थिर हो जाती है, उनका वंश स्थिर हो जाता है और आगे संतति नहीं बढ़ती, संतानें नहीं बढ़ती। इसलिए लैंगिक जनन प्रणाली आवश्यक है। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है जिसमें विभिन्नता अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है।
यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती तो बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियाँ कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती। ये एकदम शुद्ध होती हैं। डीएनए से जो प्रतिकृति या डीएनए का जो डुप्लीकेट बनता है उससे पेरेंट्स के डीएनए से वो बिल्कुल मिलता जुलता रहता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो माता पिता से संतति या संतानें पैदा होती हैं उनके बहुत से गुण आपस में बच्चों मैच करते हैं और मिलते जुलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः परिवर्त उत्पन्न करने के कार्यक्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है। प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की भिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती हैं। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि जो संतानें पैदा होती हैं उन संतानों में जो लक्षण माता पिता के होते हैं, किंतु माता पिता से भी पहले कुछ विभिन्नताएं होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो उन संतानों में पहुंचते हैं, जिससे हमें कहीं कहीं भिन्नता भी दिखाई देती है। जो माता पिता से जो संतानें मैच करती हैं या समान दिखाई देती हैं वो 100% समान नहीं दिखाई देती, उनमें कुछ बच्चों विभिन्नताएं भी होती हैं और ये भिन्नताएं उनके पूर्वजों से ही उन संतानों के अंदर पहुंचती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि इसमें विभिन्नता आने से कुछ नई किस्म नई जातियां उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण परंतु अब इसमें आप यहाँ समझेंगे, अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है, क्योंकि लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें मेल और फीमेल जीवों की आवश्यकता होती है, जिसमें मेल का डीएनए होता है, फीमेल का डीएनए होता है, और जो संतति पैदा होती है वो दोनों के लक्षण लिए होती है, चाहे वो मेल के लक्षण हो या फीमेल के लक्षण हो। इसका मतलब ये हुआ कि लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है, परंतु इसमें एक और समस्या पैदा हो सकती है। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दोगुनी होती जाएगी, जिसमें डीएनए द्वारा कोशिका संगठन पर नियंत्रण टूटने का अत्यधिक संभावना है। इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे उत्तकों की विशिष्टता भी बढ़ती जाती है। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों में इस प्रकार खोजा जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिसमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, क्योंकि आधी गुणसूत्रों की संख्या बच्चों मेल से होती है और आधी गुणसूत्रों की संख्या फीमेल से होती है, और जो संतति पैदा होती हैं उसमें दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, वो मेल के भी हो सकते हैं और फीमेल के भी हो सकते हैं। और जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी तो इसके साथ साथ डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, के द्वारा प्राप्त कोशिका होती है। कोशिका का जो विभाजन है दो प्रकार का होता है बच्चों, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका की दो कोशिकाएं बनती हैं, और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका की चार कोशिकाएं बनती हैं, जिससे उत्पन्न होने वाली संतति में कोशिकाओं की संख्या और गुणसूत्रों की संख्या, डीएनए की संख्या बराबर बनी रहे। दो भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन तथा जाइगोट बनाती हैं तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है, जिससे डीएनए की संख्या बराबर बनी रहती है। बच्चों आगे चलिए। यदि जाइगोट की वृद्धि और परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है, यदि जाइगोट वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए।
सरल संरचना वाले जीवों में प्राय 2 जनन कोशिकाओं की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता, अथवा वे समाकृति भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें अंतर ही हो जाए, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है, जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती हैं। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नरयुग्मक और तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित रहता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन 2 प्रकार के युग्मकों के सर्जन की आवश्यकता ने नर एवं मादा जनकों में विभेद उत्पन्न किया है तथा कुछ जीवों में नर एवं मादा में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। बच्चों, ये आप जानते हैं कि लैंगिक जनन में मेल और फीमेल होते हैं। जो मेल होता है, नर होता है, उससे नर युग्मक बनता है। जो मादा होती है उससे फीमेल जो होता है उससे मादा युग्मक बनता है। इसे आगे की प्रक्रिया बच्चों पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये तो जीवों में लैंगिक जनन के बारे में अब आपको बताया गया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, कि पेड़ पौधों में भी नर और मादा होते हैं, वे भी लैंगिक जनन करते हैं। थैंक यू।